अगर एक नॉर्मल से बच्चे ने पूरी राइटिंग प्रैक्टिस करके गया हो और टेस्ट अच्छे से देके गया हो तो उसके लिए ये पेपर्स बहुत इजी हो गए होंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो ये वेलकम बैक बहुत टाइम बाद हो रहा है, लगभग 4 महीने तक मैंने कोई यूट्यूब वीडियो अपलोड नहीं करी। उसका रीज़न आप सिंपल जानते हो यार, मेरे सीए इंटर के एग्जाम्स थे एंड आई वाज नॉट एबल टू बीइंग एक्टिव ऑन यूट्यूब। बट या, एज ऑलवेज एग्जाम्स के बाद मैं फ्री हो चुका हूँ एंड नाउ आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। तो कोशिश करेंगे अच्छे से कंसिस्टेंट होने की। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सी इंटरमीडिएट सितंबर 25 के पेपर्स मेरे कैसे गए, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, मेरी लर्निंग्स क्या रही और अगले रिजल्ट आने तक 1-1.5 महीने में मैं क्या क्या करने वाला हूँ। तो पूरे शॉर्ट में एक बार इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो यार, सबसे पहले बात करते हैं पेपर वाइज। अगर मैं रिव्यू की बात करूं तो देखो यार, पहला पेपर हुआ हमारा एडवांस अकाउंट्स का। 4 सितंबर को पेपर था। टू बी ऑनेस्ट इजी था, बट अगेन लेंदी पेपर आया था। बट टू बी ऑनेस्ट जिसने प्रैक्टिस अच्छे से करी होगी ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक जो मैंने लर्निंग ली है, वैसे तो वो हर पेपर के लिए, बट अकाउंट्स में भी मेरे साथ ही हो गया था। आई गेस मैंने AS17 छोड़ा था क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला रिवाइज करने का। एंड उसमें से एग्जैक्ट क्वेश्चन 8 नंबर का MCQ उठ के आ गया। अब मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने उसको एटलीस्ट क्लास में कर रखा था, तो मेरे को वहाँ क्लिक हुआ। तो एटलीस्ट मेरे अगर उसके 4 MCQ थे तो मेरे 2 MCQ सही हो गए उसमें, मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने अभी तक चेक किया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो टॉपिक आप छोड़ के जाते हो ना, बहुत ज्यादा हाई चांस है कि उससे क्वेश्चन आता ही आता है। और कई बार तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब ICI इस बार ऐसे कर रहा है कि जो टॉपिक से वो बिल्कुल ही नहीं पूछ रहा ना, उससे अब पूछने लग गया है। तो ICI को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ऑब्वियसली, बट हाँ अगेन वो MCQ कोई डिफिकल्ट नहीं थे, नॉर्मल से MCQs थे। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल पेपर टिपिकल नहीं था, पेपर इजी था। इन्होंने कोई भी एकदम ही एक्सट्रीम क्वेश्चन उठा के नहीं दिया, नॉर्मल क्वेश्चन थे। बस लेंदी था पेपर, तो उसकी वजह से काफी जनों का, जितने मेरे ग्रुप में है, नॉर्मली हुआ है सबका। वैसे तो लेंदी था जो मैं आपको बता चुका हूँ। ओवरऑल मेरा पेपर तो काफी अच्छा गया। ओवरऑल आई एम एक्सपेक्टिंग कि हाँ अच्छे नंबर इसमें आ जाएंगे। फिर आता है आपका लॉ का पेपर। नाउ आप सब जानते हो सितंबर 25 वॉज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर्स इन ICI हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ लॉ सब्जेक्ट। ठीक है, लॉ का पेपर टफेस्ट आया था। आई वुड से ऐसा टफेस्ट क्यों था, क्योंकि अगर आप MCQ सेक्शन देखोगे, अननेसेसरी केस स्टडीज डाली थी, अननेसेसरी रीडिंग टाइम था। मतलब आप उन केस स्टडीज को एक अलॉटेड टाइम में पढ़ ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल आप सोचो मैं 40 मिनट में केस स्टडीज कर लूंगा, यू कांट डू इट। बहुत प्रेशर लगेगा आपके ऊपर, क्योंकि वहां पे आपको ये नहीं है कि आपको एग्जाम देना, भाई वहां पे टाइम प्रेशर होता है। टाइम प्रेशर में MCQ सॉल्व करना और उसमें एक्स्ट्रा टाइम लग जाना बैंड बजा देता है। वहां पे मेन जो गेम है ना, पूरा टाइम प्रेशर का है। इसकी वजह से MCQs टिपिकल हो गए एंड अननेसेसरी भी थे। बहुत ही आउटडेटेड कंसेप्ट के ऊपर भी पूछे गए थे। थ्योरी पेपर को भी देखोगे तो अगेन इट वाज अ लेंदी पेपर, आई वुड से नॉट अ वेरी डिफिकल्ट साइड। ठीक है, लॉ का पेपर डिफिकल्ट साइड नहीं था थ्योरी पेपर, बट अगेन वो भी एक लेंदी पेपर था। उसकी वजह से ओवरऑल देखा जाए तो लॉ का पेपर टफ हो गया। मेरा भी पेपर ठीक गया, नॉट अ वेरी गुड वन टू बी ऑनेस्ट। मैंने MCQs चेक किए थे, आई गेस मेरे 30 में से आउट ऑफ 30 18 मार्क्स समथिंग आ रहे, और बाकी जो मार्क्स आएंगे वो मेरे थ्योरी में आएंगे। तो ओवरऑल आई एम होपिंग कि मैं 40+ ले आऊँ, देखते हैं जैसा होता है। उसके बाद बात करें अगर टैक्स की, ओवरऑल इन्होंने लॉ टफ दिया तो इन्होंने टैक्स एवरेज कर दिया। टैक्स में एवरेज बोलूंगा सही, बट मेरा टू बी ऑनेस्ट ठीक गया। IDT पोर्शन टू बी ऑनेस्ट मेरा बहुत अच्छा गया, क्योंकि मैंने IDT पे ध्यान दिया था। सो मेरा IDT अच्छा गया। DT के लिए मैंने उतना टाइम ही अलॉट नहीं किया, क्योंकि IDT को मेरे को 1.5 घंटा लग गया था। उसके बाद जो लास्ट में मैंने क्या किया, जो DT का 15 नंबर का क्वेश्चन आता है शुरू का, वो मैंने एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करने का ट्राई किया। तो यार मैंने उसमें मैक्सिमम में वर्किंग नोट्स ही बनाए। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो कितने नंबर देंगे वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ओवरऑल मेरा पेपर ठीक गया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई। अब बात करते हैं ग्रुप 2 की। ग्रुप 1 मेरा लॉ की वजह से ठीक ठाक हो गया कुल मिला के, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो। ग्रुप 2 की बात करें, कॉस्टिंग, अगेन इट वाज द इजीएस्ट पेपर इन टर्म्स ऑफ ऑल द पेपर्स, वन ऑफ द इजीएस्ट। मजा आ गया करके। ओवरऑल बहुत अच्छा गया पेपर, MCQ वाइज देखोगे या नॉर्मल देखोगे। मतलब हम तो यार नमित अरोड़ा सर से, मैं तो उनका जो बूस्टर बैच है वो करके गया था अच्छे से, और मेरे भी टीचर्स के क्वेश्चन बैंक थे, मैं वो भी देखे थे। ओवरऑल सारे क्वेश्चंस वहीं से आए थे, कोई भी एकदम हटके बहुत नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन नहीं दिया था, सारे सेम थे। हाँ, वहां जितने क्लिक करे आपको क्वेश्चंस, वो वाली बात बन जाती है। बात करें अगर हम ऑडिट की, अगेन ऑडिट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट। हाँ, थ्योरी पेपर एवरेज था एंड MCQs काफी जने कह रहे थे अबव एवरेज है। टू बी ऑनेस्ट मुझे भी एवरेज लगे। ठीक है, इजी नहीं थे बिल्कुल भी, ना ही एकदम हार्ड लेवल पे थे। इस बार पहली बार उन्होंने मैच द कॉलम वाले MCQs भी दिए, वो भी इंटरेस्टिंग थे। तो
तो ओवरऑल एवरेज था पेपर। एंड या मैं भी उसमें भी डिसेंट नंबर स्कोर करूँगा। मैं कोई एग्जामिशन ऑडिट में नहीं करने वाला, मैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बट हाँ नॉर्मल स्कोरिंग रहने वाला है। लास्ट बात करें एफएमएसएम की। एफएमएसएम आई वुड से इजी था, बट एफएम की एमसीक्यू केस स्टडी ट्रिकी थी। जो उनकी एक केस स्टडी दी थी उन्होंने वर्किंग कैपिटल की, इट वाज अ ट्रिकी वन, क्योंकि उसके अंदर ना मतलब आपको एक्स लेके सॉल्व करना पड़ता है। अब जो नॉन मैथ्स वाले हैं उनसे वो एक्स लेके सॉल्व होगा नहीं, और मैंने भी ट्राई किया है, वो इवन आई एम अ मैथ्स स्टूडेंट, बट मेरे से भी वो इतना सॉल्व नहीं हुआ, कहीं ना कहीं वो क्लिक नहीं किया, तो वो ऑप्शन से क्लिक हो गया क्वेश्चन, तो वो ऑप्शन से पूरी एमसीक्यू केस स्टडी बन गई। हालांकि उसमें मेरे 1 या 2 गलत है, मतलब 5 थे तो उसमें से 1 या 2 एमसीक्यू गलत होने के चांस है, बाकी मेरे सही हो जाएंगे इसमें। तो वो एक ट्रिकी पार्ट मैं कहूँगा एमसीक्यू में, एफएम के स्पेशली एफएम के केस में। बाकी आई वुड से यार एसएम के एमसीक्यूज नॉर्मल थे, इतने कोई हार्ड नहीं थे, केस स्टडीज थी, ज़्यादा टिपिकल नहीं लगी मुझे। बाकी एसएम का जो थ्योरी पेपर था, अगेन मैं एसएम पर्सनली बोल रहा हूँ, मैंने एसएम को इतना अच्छे से प्रिपेयर किया ही नहीं था, मैंने लास्ट में प्रिपेयर किया था, तो आई हैव प्रिपेयर्ड ओनली 4 चैप्टर्स, मतलब जो लास्ट चैप्टर था बड़ा वाला 5th चैप्टर, वो वैसे ही मैं छोड़ के गया था, तो मेरे बचते ही ओवरऑल 4 चैप्टर है। अब उन 4 चैप्टर्स में से मैं जितना कर पाया उतना कर पाया। ओवरऑल वैसे तो डायरेक्ट पेपर था एसएम का भी, टू बी ऑनेस्ट काफ़ी सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, तो उन्होंने बहुत हेल्प करी। ओवरऑल देखोगे तो ग्रुप 2 जो था ना, आई वुड से ग्रुप 2 ग्रुप 1 से ईजी आया था। ग्रुप 1 से ईजी था। ग्रुप 1 क्यों हार्ड हो गया, क्योंकि वहां पे एक तो लॉ वैसे ही हार्ड आ गया, ऊपर से टैक्स भी काफ़ी जनों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, तो ओवरऑल ग्रुप 1 की डिफिकल्टी ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू ग्रुप 2। तो ये ओवरऑल मेरा रिव्यू रहा है, जो मेरी लर्निंग्स रही है। मेरी लर्निंग्स में ना मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी ये चीज़ कही थी, जिस बंदे ने राइटिंग प्रैक्टिस बहुत तगड़ी कर रखी हो, जिसने बहुत अच्छे से टेस्ट दे रखे हो, मैं उसके कह ही नहीं सकता उसके लॉ में, अब लॉ तो एकदम ही एक्सेप्शनल पेपर हो गया, बाकी पेपर्स में उसके बहुत अच्छे पेपर गए होंगे। आई वुड से थ्योरी पेपर्स तो स्पेशली अच्छे गए होंगे, क्योंकि उसकी राइटिंग प्रैक्टिस और ये सब हो। मेरे केस में राइटिंग प्रैक्टिस कुछ हद तक थी, टू बी ऑनेस्ट थी, क्योंकि मैं राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान दिया था, ज़्यादा नहीं दे पाया था, बट जितना दे सकता था उतना दिया था। बट टू बी ऑनेस्ट टेस्ट में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने रिविजन टेस्ट इतने नहीं दिए थे, शायद उसकी वजह से मेरी लैकिंग हुई है जहाँ हुई है। बाकी मेरे को इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई पेपर्स में, टू बी ऑनेस्ट वही कह रहा हूँ। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा है, कोई एक नॉर्मल बच्चा, कोई एक राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ वो टेस्ट देके जा रहा है, मॉक्स देके जा रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिए लॉ एक हो सकता है सब्जेक्ट आई वुड से, बट बाकी सब्जेक्ट्स में उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल रिव्यू। अब बात करें भाई अब मैं क्या करने वाला हूँ रिजल्ट तक, तो देखो यार रिजल्ट तक वैसे तो मेरा ओसी बैच स्टार्ट हो रहा है, मतलब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुछ 20 सितंबर को, और मेरा जो ओसी बैच है वो 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। सो अगर आप कमेंट्स में बताना चाहो कि मैं ओसी बैच के रिलेटेड कुछ वो होता है ना बीटीएस मोमेंट्स डाल दूँ, ऐसा कुछ सोचूंगा करने का, अगर मौका मिला तो ज़रूर करूँगा। इसके अलावा तो अभी मैं आई एम ट्राइंग कि यार मैं थोड़ा एआई के बारे में सीखूं, बिकॉज एआई अभी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, कोई भरोसा नहीं आई से कब चैट जीपीटी से पेपर बना दे, जस्ट जोकिंग, बट वो कुछ भी कर सकते हैं आजकल, तो बहुत कुछ चीज़ें आसान हो गई है। सो आई एम ट्राइंग टू लर्न एआई मॉडल्स, मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि एआई सीख लूँ, ताकि मेरे यूट्यूब में भी काफ़ी हेल्प होगी उससे, तो मैं वो चीज़ें करने वाला हूँ। इसके अलावा तो आई गेस यूट्यूब है हमारे पास, उसके अलावा ओसी बैच है, इसके अलावा एआई के अलावा ऑप्शन है, तो काफ़ी ऑप्शन है सीखने के लिए। आप कुछ भी नहीं तो कोई नया कोर्स कर सकते हो, लाइक एक्सेल सीख लिया या फिर आपका टैली सीख लिया, तो बहुत चीज़ें आप कर सकते हो रिजल्ट तक। एंड रिजल्ट आई एम नॉट श्योर, वैसे तो ये लोग देना बोल तो रहते, क्योंकि पंजाब के भी पोस्टपोन हुए एग्जाम्स अभी हो गए, उनके एग्जाम्स अकाउंट्स का, सो बोल तो रहे कि 31 अक्टूबर या नवंबर तक रिजल्ट आएगा, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये लोग दिवाली पे बम फोड़ने वाले हैं, तो मे भी हो सकता है दिवाली पे रिजल्ट दे दे, अदरवाइज ये लोग 30-31 अक्टूबर से पहले रिजल्ट नहीं देंगे, तो इनकी मर्जी है जब भी रिजल्ट दे, तब तक आपको प्रिपेयर करके रखना है। एंड ऑब्वियसली यार मेरे एक चीज़ और आ गई, मेरे तो बीकॉम के एग्जाम्स भी है अभी थोड़े दिन में, तो मेरे को उस पर भी ध्यान देना है, सो आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर दैट। सो ये थी पूरी वीडियो, मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल ठीक रहा है, नॉट अ वेरी गुड वन, नॉट अ वेरी बैड वन। ठीक है, लॉ के बाद ऑब्वियसली मैं थोड़ा डीमोटिवेटेड था, बट उसके बाद आई लर्न कि यार काम तो करना पड़ेगा आगे, बिकॉज एक चीज़ याद रखना, जब भी कोई एक पेपर खराब हो जाए ना, अगला पेपर खराब होने में देर नहीं लगती, मन नहीं करता पढ़ने का, बट अगर आप पढ़ने बैठ गए, आपने ढंग से पढ़ लिया, लास्ट पेपर की टेंशन आप मत लो, लीनियन चेकिंग या कुछ ऐसा ज़रूर होगा, जिस आई होप, हम भी चाहते हैं कि लीनियन चेकिंग हो लॉ में, जो होगा देखा जाएगा, हम भी नहीं कह सकते कुछ भी, बट ओवरऑल पेपर का एक्सपीरियंस सही रहा है। तो एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगा, वीडियो में इस बार मैं थोड़ा सा बीच बीच में अटका होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड डायरेक्टली कर रहा हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती मेरी वीडियो की, हमेशा मैं ऐसे ही डायरेक्टली रिकॉर्ड करता हूँ,
तो वही है कि आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ, बट हाँ आई सून गेन द प्रैक्टिस, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सो या वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। नीचे कॉमेंट्स में बता दो आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, एंड मैं भी अपनी कोशिश करता रहूँगा कौन कौन सी वीडियोस लानी है। तो या मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय, दिस इज निखिल चंदनानी, सी ए इंटरमीडिएट स्टूडेंट साइनिंग ऑफ।